हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग एमपीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज 15 जून 2020 के टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका टॉपिक था पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति। दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर, ये वीडियो डिस्कशन आपके एमपीपीएससी मेंस में बहुत हेल्पफुल होने वाला है और इससे आपके रोज 10 क्वेश्चन तैयार होंगे और आप जानोगे कि एक मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए। इससे आपकी लेखन शैली में जरूर सुधार आएगा। इस वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। हमारे 3 मार्कर थे दांते, इरेशमस, पुनर्जागरण, हम्पी ड्रेवी और औद्योगिक क्रांति। 6 मार्कर में जो हमारे क्वेश्चन थे वो थे पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से क्यों हुआ, स्पष्ट कीजिए। दूसरा, पुनर्जागरण के कारण बताइए। और तीसरा, औद्योगिक क्रांति के कारण बताइए। इन सब की चर्चा हम टेस्ट डिस्कशन में करेंगे और औद्योगिक क्रांति के परिणामों की विवेचना कीजिए, जिसका मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टेस्ट डिस्कशन की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि दांते को हमको 3 मार्कर में बताना था और इसमें हमको 3 डायमेंशन कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि दांते कौन थे। दांते इटली के महान कवि थे। दांते कौन थे? इटली के महान कवि थे। अब इनका महत्व क्या है? क्योंकि ये पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। ये क्या थे? पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए, इटली के महान कवि, पुनर्जागरण के अग्रदूत। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था फ्लोरेंस नगर, इटली में। ठीक है। अब विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसलिए इनको जाना जाता है, इन्होंने क्या किया कि जो इटालियन भाषा थी उसको छोड़ के स्थानीय भाषा तुस्कान, याद रखना, स्थानीय भाषा तुस्कान में डिवाइन कॉमेडी की रचना की। अब इससे क्या हुआ? लोगों, स्थानीय भाषा का विकास हुआ, लोगों तक ज्ञान पहुंचा, क्योंकि सारे लोग इटालियन लैंग्वेज नहीं जानते थे। ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? तुस्कान भाषा में डिवाइन कॉमेडी की रचना की और न्यू लाइफ नामक पुस्तक की भी रचना की। ठीक है। तो हमारे कौन कौन से डायमेंशन होगा एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि दांते कौन थे? इटली के महान कवि थे, जिन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर, इटली में हुआ था। विशेष क्या है? तुस्कान भाषा में डिवाइन कॉमेडी की रचना की। कौन से भाषा में? तुस्कान भाषा में डिवाइन कॉमेडी की रचना की। और न्यू लाइफ नामक पुस्तक भी किसने लिखी? इन्होंने ही लिखी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इरेस्मस। अब इरेस्मस कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे और ये भी पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। जब भी आपसे पुनर्जागरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन 3 मार्कर में आए, कोई भी लेखक या साहित्यकार या चित्रकार आए, तो आपको ये पॉइंट डालना है कि ये पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। पहला पॉइंट। ठीक है। क्योंकि इनका संबंध किस काल से था? पुनर्जागरण से था और पुनर्जागरण को प्रभावी बनाने में इनने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि पुनर्जागरण के अग्रदूत। अब इनका उपनाम क्या है इरेस्मस का? मसीही मानववाद। इनको मसीही मानववाद या पहला यूरोपियन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। तो इनका उपनाम क्या हो जाएगा? मसीही मानववाद या पहला यूरोपियन। और इनकी जो पुस्तक है वो है प्रेज ऑफ फोली। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या किया इन्होंने? इसमें ईसाई धर्म और जो पादरी थे उनका जो आचरण था, जो रहन सहन था, उस पे व्यंग्यात्मक ढंग से प्रहार किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट और विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। तो उस पे व्यंग किया, ईसाई धर्म की कुरीतियों पे प्रहार किया। किसके माध्यम से? इरेस्मस ने। याद रखना, प्रेज ऑफ फोली के माध्यम से। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? प्रेज ऑफ फोली। और विशेष क्या लिखेंगे कि मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है। तो इरेस्मस के कौन कौन से पॉइंट हो गए? हॉलैंड निवासी, पुनर्जागरण का अग्रदूत, उपनाम क्या हो गया? मसीही मानववाद या पहला यूरोपियन, पुस्तक प्रेज ऑफ फोली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों और ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया। और विशेष क्या हो जाएगा? इन्हें मानववादियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने देखा दांते और हमने देखा इरेस्मस। हम अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा पुनर्जागरण। ये हमको 3 मार्कर में बताना, तो हम इसके 3 डायमेंशन कैसे कवर करेंगे कि 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक सुधार आंदोलन था। बेसिकली पुनर्जागरण क्या था? 13वीं से 16वीं शताब्दी और कुछ पुस्तकों में 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार जो आंदोलन था, उसी को हम क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। दूसरा डायमेंशन हमने कवर किया कि इसकी शुरुआत कहां से हुई? इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई। इसकी शुरुआत कहां से हुई? इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई। और इसकी विशेषता क्या थी? स्वतंत्र चिंतन, तर्क पे बल, मानववाद और वैज्ञानिक व भौगोलिक खोजें। हमको पता है कि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? स्थानीय भाषा का विकास हुआ, धर्म व अंधविश्वास पे चोट की गई, तर्क का विकास हुआ। अब हम क्या कर रहे थे? कोई भी बात मानने से पहले तर्क लगा रहे थे। चिंतन का विकास हुआ, अन्वेषणात्मक बुद्धि का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ? विभिन्न वैज्ञानिक एवं भौगोलिक खोजें हुई। और अब परमात्मा के स्थान पे मानव को महत्व दिया जाने लगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे? मानववाद इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो एक बार वो देखते हैं पुनर्जागरण क्या था। 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में सामाजिक, धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन था। इसकी शुरुआत कहां से हुई? इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई। और इसकी विशेषताएं थी स्वतंत्र चिंतन, तर्क पे बल, मानववाद और वैज्ञानिक खोजे व भौगोलिक खोजे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा औद्योगिक क्रांति से जुड़ा हुआ। हम्फ्री डेवी क्या है? ठीक है, तो हम्फ्री डेवी जो थे वो औद्योगिक क्रांतिकालीन एक वैज्ञानिक थे। तो पहला पॉइंट क्या होगी? ये कौन थे? औद्योगिक क्रांतिकालीन एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1815 में सेफ्टी लैंप का निर्माण किया। ठीक है, अब सेफ्टी लैंप से क्या हुआ? इससे क्या हुआ? खानों में काम करना सुगम हो गया। ठीक है, खानों में काम करना क्या हो गया? सुगम हो गया। विस्फोट वगैरह होते थे तो उससे बचाव हो जाया करता था। तो इससे क्या हुआ? ज्यादा मात्रा में खनन होने लगा कोयले का। जब कोयले का ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा तो उससे क्या हुआ? औद्योगिक विकास को बल मिला, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति सफल हुई। इसलिए हम्फ्री डेवी का योगदान महत्वपूर्ण है। तो हम्फ्री डेवी क्या थे? औद्योगिक क्रांतिकालीन एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1815 में सेफ्टी लैंप बनाया। याद रखना, इसलिए इनको इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिससे खानों में काम करना सुगम हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति क्या था दोस्तों? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में घरेलू उत्पादन प्रणाली के स्थान पे कारखाना उत्पादन प्रणाली व आधारभूत औद्योगों के विकास को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। होता क्या है? 18वीं शताब्दी के बाद नवीन वैज्ञानिक खोजें होती हैं, मशीनों का आविष्कार होता है। अब जो उत्पादन हम हाथ से करते थे घर पर, अब उसके स्थान पे हम किससे उत्पादन करने लगे? मशीनों से उत्पादन करने लगे। तो इन शॉर्ट में आपसे बोलूं कि घरेलू उत्पादन प्रणाली के बजाय, घरेलू उत्पादन प्रणाली की बजाय हमने कौन सी प्रणाली अपना ली? कारखाना उत्पादन प्रणाली अपना ली। अब इससे क्या हुआ? इससे उत्पादन तीव्र गति से हुआ, मांग में वृद्धि हुई तो हमने मांग में पूर्ति करना स्टार्ट कर दिया और आधारभूत उद्योगों का विकास हुआ, क्योंकि कोयला वगैरह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी होने लगा। तो इससे क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो 18वीं शताब्दी में हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में घरेलू उत्पादन प्रणाली के स्थान पे कारखाना उत्पादन प्रणाली व आधारभूत उद्योगों के विकास को औद्योगिक क्रांति कहा गया। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नाल्ड टाइनबी ने किया था। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नाल्ड टाइनबी ने किया था। विशेष क्या? इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती? इंग्लैंड से। तो देखो, हमने डेफिनेशन भी दे दी, हमने फैक्ट भी डाल दिए। तो आपको हमेशा फैक्ट भी डालना है अपने 3 मार्कर में। ठीक है, तो ये हमारे थे 3 मार्कर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 6 मार्कर की ओर। हमारा पहला 6 मार्कर है कि पुनर्जागरण क्या है और पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से क्यों हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। तो हम जानते हैं कि पुनर्जागरण क्या है। मैंने आपको अभी 3 मार्कर में बताया कि पुनर्जागरण एक बौद्धिक और उदार सांस्कृतिक आंदोलन था, जिससे प्राचीन यूरोप में प्रेरणा लेकर नए यूरोप का निर्माण किया गया, जहां तार्किक, आलोचनात्मक व अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही थी। ठीक है, तो आप इसकी जगह डेफिनेशन भी लिख सकते थे। डेफिनेशन क्या लिखते? कि पुनर्जागरण यूरोप में 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य
हुआ एक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था, ठीक है, जिसका प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है, जिसके कारण निम्न है, ठीक है। या आप ऐसा इंट्रो भी दे सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रो हो गया। इंट्रो आपको 2 से 3 लाइन में देना है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से ही क्यों हुआ। आखिरकार वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण इटली से इसका जन्म हुआ। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप गोला बना के इस प्रकार के कारण में भी लिख सकते थे, या आप अर्धचंद्राकार उपयोग भी कर सकते थे, या आप सीधे आंसर में भी इसको लिख सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि इटली से ही पुनर्जागरण का प्रारंभ क्यों हुआ। सबसे पहली बात, जो इटली था वो विदेशी व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, ठीक है। अब विदेशी व्यापार से क्या होता था, यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न देशों से लोग आते थे, और जब लोग आएंगे तो हम उनके विचारों का आदान प्रदान भी होगा। जब विचारों का आदान प्रदान होगा, वहां की संस्कृति सभ्यता के बारे में हमें पता चलेगा, तो नए विचारों का उद्भव होगा। इस कारण पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहला कारण था विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र। दूसरा, समृद्ध नगरों की स्थापना। समृद्ध नगरों की स्थापना से क्या हुआ, अब जब नगर समृद्ध रहेंगे तो वे शिक्षा, कला एवं साहित्य को प्रशय प्रदान करेंगे, मानव के बारे में बात करेंगे, इससे पुनर्जागरण को बल मिलेगा। समृद्धशाली मध्यम वर्ग का उदय, तो मध्यम वर्ग का उदय होगा तो वो क्या करेगा, प्राचीन व अंधविश्वास और जो रूढ़ियां होती हैं उनका विरोध करेगा और नए विचारों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। देखो, हम अभी भी जानते हैं कि जब हमारे पास पैसा आता है तो हम नवीन विचारों को ग्रहण करने लगते हैं और कुरीतियों को त्याग देते हैं। तो ठीक ये हुआ था। तो 3 पॉइंट हो गए, कौन कौन से, विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र, समृद्ध नगरों की स्थापना, समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय, पूर्व की समृद्ध संस्कृति से संपर्क, ठीक है। अब पश्चिम का क्या हुआ, पूर्व की जो समृद्ध संस्कृति और से संपर्क हुआ, और उन्होंने जाना कि ये सभ्यता कितनी विकसित है, यहाँ पे रूढ़िवादिता, अंधविश्वास नहीं बल्कि साहित्यिक ज्ञान है, कला है। तो उन्होंने उनसे ज्ञान लिया और पुनर्जागरण को क्या मिला, बल मिला। इटली की रोमन सभ्यता की जन्मस्थली और पोप का आवास, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं हम फटाफट कि क्या हो जाएगा। विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र, समृद्ध नगरों की स्थापना, समृद्ध मध्यमशाली वर्ग का उदय, पूर्व की समृद्ध संस्कृति से संपर्क, इटली प्राचीन रोमन सभ्यता की जन्मस्थली, पोप का आवास। अब पोप का आवास भी वही था, तो नवीन विचारों को बिलमल, और अन्य क्या हो जाएगा, लौकिक शिक्षा पे बल और कुस्तुनतनिया के विद्वानों व कलाकारों में का इटली में प्रशय लेना, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, इस प्रकार इटली से प्रारंभ पुनर्जागरण संपूर्ण यूरोप में नव चेतना व तर्क चिंतन का प्रसार किया। तो इस प्रकार पुनर्जागरण ने क्या किया कि इटली से प्रारंभ होकर संपूर्ण यूरोप में नव चेतना और तर्क चिंतन का प्रसार किया। तो ये था इटली का प्रारंभ, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से ही क्यों हुआ, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था हमारा औद्योगिक क्रांति के कारण, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति के कारण क्या क्या थे, अभी मैंने आपको बताया औद्योगिक क्रांति 3 मार्कर में, तो वो हम इंट्रो में लिखेंगे कि औद्योगिक क्रांति क्या है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इंट्रो में यदि उसकी परिभाषा हो तो वो दीजिए, या उससे रिलेटेड जो फैक्ट हो आप वो बता दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हम आगे किस बारे में बात करने वाले। तो ये हमारा इंट्रो हो जाएगा, फिर ये हमारी मेन बॉडी हो जाएगी, नीचे हम निष्कर्ष देंगे। तो 18वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के घरेलू उत्पादन प्रणाली के स्थान पे कारखाना उत्पादन प्रणाली तथा तीव्र औद्योगिक विकास को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अब इसके कारण क्या थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो अब 6 मार्कर में है तो हम कारण को केवल पॉइंट्स में देंगे, ठीक है। और 15 मार्कर में आएगा तो आप इन्हीं कारणों को क्या करिए, डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसका प्रारंभ कहां से माना जाता है, इंग्लैंड से माना जाता है। अब औद्योगिक क्रांति के कारण क्या क्या थे, तो सबसे पहले अभी हम 2 मिनट पहले पुनर्जागरण पढ़ के आए। अब पुनर्जागरण से क्या हुआ, नवीन भौगोलिक एवं वैज्ञानिक खोजें हुई। तो नवीन भौगोलिक एवं वैज्ञानिक खोजों ने क्या किया, औद्योगिक क्रांति को बल दिया, क्योंकि अब घरेलू उत्पादन प्रणाली के स्थान पे हम कारखाना उत्पादन प्रणाली का प्रयोग करने लगे, जिसमें मशीनों का प्रयोग किया जाना था। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा,
पहला पॉइंट होगा हमारा पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार। इससे क्या हुआ, तार्किकता में वृद्धि हुई और नवीन भौगोलिक खोजी हुई। दूसरा, कारखाना पद्धति का विकास। मैंने आपको बताया कि कारखाना पद्धति के विकास से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए, पहला पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, दूसरा कारखाना पद्धति का विकास होना। ठीक है, अब तीसरा वाणिज्यवाद। अब वाणिज्यवाद से क्या हुआ, वाणिज्यवाद से अधिशेष पूंजी की प्राप्ति हुई, सभी लोगों के पास पैसा आ गया। अब वो पैसे को कहीं ना कहीं तो खपाना था, तो उन पैसों का उपयोग करते हुए उद्योगों की स्थापना की गई बड़े पैमाने पर, जिसने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाया। तो 3 पॉइंट हो गए, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, कारखाना पद्धति का विकास और वाणिज्यवाद। फिर अगला जो चौथा है वो है नवीन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास। देखो, सेफ्टी लैंप का प्रयोग कर दिया है ना, तो सेफ्टी लैंप के प्रयोग से कारखाना खनानों में उत्पादन आसान हो गया। इसी प्रकार और मशीनों का निर्माण हो गया, मशीनों के निर्माण से तकनीकी का विकास हुआ, जिससे औद्योगिक क्रांति सफल हुई। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होने से 2 फायदे हुए। पहला कि वस्तुओं के मांग में वृद्धि हुई। जब वस्तुओं के मांग में वृद्धि होगी तो उनकी पूर्ति घरेलू उत्पादन प्रणाली से पूर्ण करना संभव नहीं था, तो इसके लिए कारखाना उत्पादन प्रणाली लेके आए। और दूसरा, सस्ता श्रम उपलब्ध हो गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, उत्पादन तीव्र गति से होने लगा। तो जनसंख्या वृद्धि से 2 बातें हुई कि वस्तुओं की मांग में अत्यधिक वृद्धि और सस्ता श्रम उपलब्ध, और फिर फ्रांसीसी क्रांति का भी योगदान। ठीक है, अब अन्य कारण क्या हो जाएंगे, कृषि क्रांति। कृषि क्रांति से क्या होगा, अनाज का उत्पादन तीव्र गति से होगा। ठीक है, और यातायात व संचार साधनों का विकास। अब इससे क्या होगा, जो यातायात व संचार साधनों के विकास से मालों की आवाजाही एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से होने लगी, और राष्ट्रवाद का उदय। तो ये थे हमारे औद्योगिक क्रांति के कारण। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन में वृद्धि व पूंजीवाद को जन्म दिया। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा औद्योगिक क्रांति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पुनर्जागरण के कारण बताइए। ठीक है, तो पुनर्जागरण के कारण, तो इंट्रो में पुनर्जागरण के बारे में लिखेंगे, फिर हम पुनर्जागरण के कारण बताएंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। तो वही 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में चला बौद्धिक आंदोलन, जिसने बौद्धिक प्रगति, वैचारिक स्वतंत्रता, मानवतावाद, तार्किकता जैसे मानवीय मूल्यों का उच्च स्तर पर विकास किया। हमें पता है कि पुनर्जागरण ने क्या कि धार्मिक अंधविश्वास को छोड़कर मानववाद के विकास पर बल दिया। इसने तर्क, बौद्धिक प्रगति की, वैचारिक स्वतंत्रता दी, मानवतावाद का विकास किया और तार्किक जैसे मानवीय मूल्यों के क्या इसने विकास किया। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण को आप डायग्राम भी दे सकते हो। पुनर्जागरण, वैज्ञानिक क्रांति, यूरोपीय ज्ञानोदय और यूरोपीय धर्म सुधार। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके आंसर को और अच्छा बनाएगा। ठीक है, अब इसके कारण क्या थे, इसके सबसे पहला कारण था क्रूसेडो या धर्म युद्ध। अब क्रूसेडो धर्म युद्ध किस किस के बीच हुआ था, अरब और ईसाइयों के बीच हुआ, और कई सालों तक ये क्रूसेडो चला। तो इनको ये पता चल गया कि भगवान मदद करने नहीं आने वाले हैं, हम जो धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ने पर केवल मौत मिलेगी, भगवान बचाने नहीं आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, और दूसरा फायदा यह हुआ कि अरब ज्ञान से संपर्क आया, तो इससे क्या हुआ, धर्म पे चोट हुई। ठीक है ना, तो पहला जो कारण था वो था क्रूसेडो, जिसे हम धर्म युद्ध भी कहते हैं। दूसरा, कुस्तुंतनिया का पतन 1253 में। अब कुस्तुंतनिया पे अरबवासी क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। अब इससे क्या हुआ, जो एशिया था और यूरोप था, इनके मध्य जो व्यापारिक मार्ग था, व्यापारिक संपर्क था, वो टूट जाता है। इसके कारण क्या, नवीन भौगोलिक खोजों को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो नवीन जैसे अपन को पता है कोलंबस वगैरह नवीन भौगोलिक खोजों क्यों निकलते हैं, हेनरी द नेविगेटर, स्पेन का यात्री, वो भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देता है। तो भौगोलिक खोजों को बढ़ावा मिला। अब भौगोलिक खोजों से बढ़ावा मिलने से क्या हुआ, एक दूसरे के संपर्क में आए, नवीन विचारों को ग्रहण किया, जिससे क्या हुआ, पुनर्जागरण को बल मिला। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए, पहला हमने पढ़ा कि क्रूसेडो, और पहला पढ़ा क्रूसेडो, दूसरा कुस्तुंतनिया का पतन, तीसरा भौगोलिक खोजें। ठीक है, तो भौगोलिक खोज से मैंने आपको बता ही दिया। चौथा, मुद्रण यंत्र का आविष्कार। अब इससे क्या हुआ, जो किताबें थी वो छपने लगी। पहले क्या होता था कि ये बोल दिया जाता था कि भैया धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है,
आप इसलिए ऐसा कीजिए। पर अब जब मुद्रण यंत्र का आविष्कार हुआ तो धर्म ग्रंथ सभी घरों तक पहुंच गए और हर व्यक्ति अब पढ़ सकता था उसे। तो मतलब अब इंसान को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था कि ये बोल के कि धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है। तो मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने क्या किया, जो ज्ञान है उसकी पहुंच सभी लोगों तक सुनिश्चित कर दी। ठीक है, इससे क्या हुआ, पुनर्जागरण को बल मिला। ठीक है, और मंगोल दरबार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंगोल दरबार में बड़े बड़े विद्वान और कवि साहित्यकार आश्रय लेते थे और ये ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था, जिससे क्या हुआ, पुनर्जागरण को बल मिला। अन्य कारण में आप क्या लिख सकते हो, देशज भाषाओं का विकास और व्यापारिक समृद्धि। ठीक है, तो ये थे हमारे पुनर्जागरण के कारण। इस प्रकार पुनर्जागरण ने संपूर्ण यूरोप में नवीन चेतना का विकास कर अन्वेषणात्मक और मानववाद को महत्व दिया। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का टेस्ट डिस्कशन। अगले टेस्ट डिस्कशन के साथ हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ये शेयर जरूर कर दें जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।